हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा हम बात कर रहे थे टेलर की टेक्निक की और हमने एक टेक्निक पढ़ ली थी फंक्शनल फॉर्मेशन। आज बेटा फर्दर सारी टेक्निक पूरी करनी है। बेटा सीक्वेंस से नहीं चल रहा हूँ, ठीक है ना। पहले बात करेंगे फोर्थ टेक्निक की। बेटा नोट्स में लिखी गई है फोर्थ नंबर पे मेथड स्टडी, सॉरी मोशन स्टडी लिखी गई होगी फोर्थ नंबर पे। बेटा बात करते हैं मोशन स्टडी के। सामने देखना आप सब, सर आप सब सामने देख रहे हैं। बेटा बात करते हैं मोशन स्टडी की। टेलर एक साइंटिफिक बंदा रहा है, तो बेटा इस पर्सन की सोच बहुत अलग है। बेटा ये क्या कहता है? कहता है मुझे एम्प्लॉय के मूवमेंट की स्टडी करनी है। मोशन स्टडी मतलब एम्प्लॉय के मूवमेंट की स्टडी। कहता है बेटा एम्प्लॉय दो तरीके के मूवमेंट करते हैं। पहले तरीके का मूवमेंट है बेटा प्रोडक्टिव मूवमेंट, और दूसरे तरीके के मूवमेंट है बेटा अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। प्रोडक्टिव मूवमेंट वो बेटा विच रिजल्टेड इनटू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट वो विच रिजल्टेड इनटू वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बेटा कहता है आपने कोशिश करनी है अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। इसे खत्म करो बेटा अनप्रोडक्टिव मूवमेंट को। बेटा एम्प्लॉय करते हैं ना बहुत सारे अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। अगर बेटा घर पे कभी ना कभी कंस्ट्रक्शन कराई है आपने, तो बहुत अच्छे से पता होगा कि एम्प्लॉय कैसे टाइम खराब करता है। करते हैं ना बेटा लेबर, ठीक है ना। बाबू इधर उधर खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, टाइम पास करने लग जाएंगे, गप्पे मारने लग जाएंगे, ये सब अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। हाँ माता, बीड़ी पीना भी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है विच रिजल्टेड इनटू वेस्टेज ऑफ टाइम एंड एफर्ट। और प्रोडक्टिव मूवमेंट बेटा वो विच रिजल्टेड इनटू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। भाई बेटा एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको और क्लियरली प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट का। बेटा आपके स्कूल में क्लास 12th मान लो बेटा ग्राउंड फ्लोर पर है, और बेटा क्लास 11th इज ऑन अ सेकेंड फ्लोर। एक टीचर है बेटा जो क्लास 12th में भी पढ़ाती है, क्लास 11th में भी पढ़ाती है। बेटा फर्स्ट पीरियड उसका क्लास 11th में, ठीक है। सेकेंड फ्लोर पे बेटा उसने क्लास ली, और बेटा सेकेंड पीरियड उसका आपकी क्लास में। जैसे ही बैल बजी बेटा, टीचर 2 मिनट लगा देती है बाहर निकलने में, और रास्ते में बेटा 3 टीचर मिलेंगे तो उनसे बातें मारते हुए आती है बेटा, ठीक है ना। 40 मिनट का पीरियड 5 मिनट ऑलरेडी खराब करके 2 बेटा फ्लोर ट्रैवल करके बेटा वो पहुंचती है। बेटा ये जो मूवमेंट है ना, ये अनप्रोडक्टिव मूवमेंट। समझ आई बेटा क्या चीज कह रहा हूं मैं? बेटा आपने क्या करना है, टेलर कहता है हर ऑर्गेनाइजेशन को अनप्रोडक्टिव मूवमेंट एलिमिनेट करने की कोशिश करनी है। और बेटा अगर अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कम से कम होंगे, दैट मीन्स ज्यादा से ज्यादा टाइम प्रोडक्टिव एक्टिविटी में जाएगा, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा इनडायरेक्टली मतलब बेटा प्रॉफिट बढ़ेगा। बात समझ में आई बेटा? मोशन स्टडी क्या चीज है? क्लियर? रीड करके बताना फटाफट से। बेटा 5th टेक्निक है टाइम स्टडी। आराम से समझना इसको। बेटा टाइम स्टडी का एक एम है टू डिटरमाइन द स्टैंडर्ड टाइम इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। कि स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए बेटा ऑर्गेनाइजेशन में, ये डिटरमाइन करना टाइम स्टडी का एम है। और बेटा टेलर स्टैंडर्ड टाइम निकालने के लिए बेटा क्या क्या सोचता है, आप ये सोचो। वो कहता है बेटा आपने अगर एम्प्लॉय को 3 कैटेगरी में बांटना है बेटा, आपने एम्प्लॉय को 3 कैटेगरी में बांटना है। बेटा एक एम्प्लॉय वो होते हैं बेटा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, ठीक है ना। एक एम्प्लॉय वो होते हैं बेटा जो एवरेज परफॉर्म करते हैं बेटा, और कुछ एम्प्लॉय ऐसे भी होते हैं बेटा जो बिल्कुल काम नहीं करना चाहते, वो बिलो एवरेज परफॉर्म करते हैं। कहता है एम्प्लॉय की कैटेगरी जनरली बेटा ये तीनों ही है, बिलो एवरेज परफॉर्म करने वाले एम्प्लॉय, एवरेज परफॉर्म करने वाले एम्प्लॉय, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एम्प्लॉय। टेलर कहता है ना तो आपने बिलो एवरेज वर्कमैन को देखना, ना ही बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को देखना। एक बेटा एवरेज वर्कमैन देखो और उसकी भी सेवरल रीडिंग्स देखो। कहने का मतलब क्या है बेटा? टेलर कहता है मैनेजर स्टॉप वॉच लेकर बैठ जाओ, और बेटा एक एवरेज वर्कमैन को देखते रहो। लेट्स सपोज कि आपने देखा एक दिन बेटा 1 घंटे में इसने कितना परफॉर्म करा, उसने 1 घंटे में 50 यूनिट बनाई। कहता है एक बार देख के कुछ मत डिटरमाइन कर देना, एवरेज वर्कमैन लो और उसकी भी सेवरल रीडिंग्स। अगले दिन फिर बैठ गए बेटा स्टॉप वॉच लेकर उसके सामने,
बेटा देखा 1 घंटे में इसने, आज फिर 50 यूनिट बना ली। 3-4 बार और देखा बेटा, हर बार 1 घंटे में वो 50 यूनिट बना लेता है। बेटा हमने ना तो बिलो एवरेज पर्सन देखा, ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखा, एक एवरेज वर्कमैन देखा और उसको भी एक बार नहीं देखा, उसकी भी सेवरल रीडिंग्स ली। और बेटा सेवरल रीडिंग्स लेने के बाद इसको आप डिटरमाइन कर सकते हो आप एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सर जब एक एवरेज वर्कमैन 1 घंटे में 50 यूनिट बना सकता है तो बेटा बाकी क्यों नहीं बना सकते? बिलो एवरेज को भी इतना तो परफॉर्म करना पड़ेगा और बेटा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो इतना आराम से ही बना लेगा बेटा, ठीक है ना। तो आप डिटरमाइन कर सकते हो इसको एज अ स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर हुई बात? मोशन स्टडी क्लियर हुई थी, टाइम स्टडी बड़ी सिंपल क्लियर हो गई बेटा। बाबू बात करते हैं मेथड स्टडी के 3rd नंबर पे लिखी गई है नोट्स में, ये और सिंपल, इनसे भी बहुत सिंपल है बेटा। बाबू बहुत आराम से समझना बेटा। टेलर कहता है एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और आपने क्या करना है बेटा, चूज द बेस्ट मेथड आउट ऑफ इट। सर याद है प्लानिंग जैसी बात नजर आ रही होगी, प्लानिंग प्रोसेस में भी तो हम यही करते थे बेटा। एक काम को करने के बहुत सारे तरीके, हम सारे ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करते थे और बेटा हम क्या करते थे, उसमें से एक बेस्ट सेलेक्ट करते थे। टेलर भी वही कह रहा है, एक काम को करने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं बेटा, ठीक है ना। कहता है आपको बेस्ट चूज करना है एंड व्हाट इज बेस्ट, ये खुद टेलर ने बताया कि बेस्ट क्या चीज होती है बेटा। टेलर कहता है हर वो मेथड बेस्ट मेथड है जो आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर दे, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर दे, जो कस्टमर सेटिस्फैक्शन में रिजल्ट करे, जो बेटा फिजिबल हो, रियलिस्टिक हो। ये सब बेस्ट मेथड की क्वालिटी है। सर ऐसी कोई ना कोई बात तो मैंने वहां पर भी बोली थी, प्लानिंग में भी ये वर्ड बोलता हूं ना मैं, फिजिबल और रियलिस्टिक, यहां पर भी यही वर्ड बोल रहा हूं। टेलर कहता है बेटा बेस्ट मेथड वो है जिसमें ये 5 क्वालिटी है, जो आपका प्रॉफिट बढ़ा कर दे, इनडायरेक्टली मींस जो आपकी कॉस्ट कम करके दे, जो प्रॉफिट बढ़ा कर दे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करके दे, जो बेटा कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ा कर दे, जो मोस्ट फिजिबल है, मोस्ट रियलिस्टिक है बेटा, उसको सेलेक्ट करना बेटा एज बेस्ट मेथड। इतनी सी बात बोलती है मेथड स्टडी। अब आप मेथड स्टडी और बेटा टाइम स्टडी एक बार फटाफट से पढ़कर बता दो बेटा। 6th नंबर पर टेक्निक लिखी गई है फटीग स्टडी। बेटा फटीग का मतलब होता है थकान। बाबू इट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी दैट ह्यूमन फील फिजिकली एंड मेंटली टायर्ड आफ्टर सम कॉन्टिन्यूअस आवर्स ऑफ वर्क। बेटा मैं अगर आपको कहूँ ना 3 घंटे लगातार बैठकर पढ़ लो, बेटा कहीं ना कहीं आप फिजिकली भी बड़ा टायर्ड फील करोगे, जबकि आपने ऐसा कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करी, और मेंटली भी बहुत टायर्ड फील करोगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है और ये चीज़ सबके साथ होती है। कुछ घंटे लगातार काम करने के बाद बेटा ह्यूमन के ऊपर बड़ा मेंटली प्रेशर पड़ता है एज वेल एज फिजिकली प्रेशर पड़ता है, ठीक है जी। बेटा टेलर कहता है आपको फटीग स्टडी में 2 बातें डिटरमाइन करनी है बेटा, टाइम ऑफ रेस्ट इंटरवल एज वेल एज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल। बेटा कितना टाइम का रेस्ट देना है और कितनी बार रेस्ट देना है, ये आपको डिटरमाइन करना है बेटा। रेस्ट देने से होगा क्या बेटा, रेस्ट ह्यूमन बीइंग का बेटा स्टेमिना रिकूप कर देता है बेटा, रीगेन कर देता है स्टेमिना। और मैं हर बार इस चीज को समझाने के लिए बेटा एक बात बोलता हूं, ये प्रैक्टिकली मैंने अपने ऊपर इंप्लीमेंट कर रखी है फटीग स्टडी बेटा, ठीक है ना। और बेटा इसके रिजल्ट बड़े ही बहुत बढ़िया है। मैं कहता हूं आप एक इंसान को कह दो तू 7 घंटे लगातार पढ़ ले, और मैं 7 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन बेटा पढ़ने का तरीका मेरा उससे चेंज है। मैं हर 1 घंटे में से 55 मिनट पढ़ूंगा और 5 मिनट रेस्ट करूंगा, यानी कि बेटा मैंने 5 मिनट का रेस्ट करना है, 7 बार करना है। फटीग स्टडी यही डिटरमाइन करती है टाइम ऑफ रेस्ट इंटरवल, कितना टाइम देना है बेटा रेस्ट को, 5 मिनट, कितनी बार रेस्ट करना है, 7 बार करूंगा। मैं टोटल 35 मिनट रेस्ट करूंगा, मैं 6 घंटे 25 मिनट पढ़ूंगा, वो 7 घंटे पढ़ेगा। शर्त लगा के लिखवा लो बेटा मेरे रिजल्ट उससे अच्छा आएंगे, चाहे वह पूरे 7 घंटे पढ़ रहा है, मैं उससे पढ़ भी 35 मिनट कम रहा हूं, तब भी बेटा मेरा आउटपुट उससे ज्यादा अच्छा होगा। क्यों बेटा, कहीं ना कहीं बेटा रेस्ट आपके स्टेमिना को रीगेन और रिकूप कर देता है। जितने बेटा एफिशिएंसी से मैंने पहले घंटे में पढ़ाई करी होगी, उतने ही एफिशिएंसी से मैं 7वें घंटे में भी पढ़ाई कर रहा हूँ। लेकिन बेटा उस इंसान की एफिशिएंसी
पहले घंटे के साथ साथ गिरती चली जाएगी बेटा, जो लगातार पढ़ाई कर रहा होगा। समझ आई बात बेटा? रेस्ट क्या काम करता है हमारे लिए? रीगेन कर देता है हमारे स्टेमिना को। और टेलर ने सजेस्ट करा था मैनेजमेंट को कि वर्कर को रेस्ट दिया जाए। आप डिटरमाइन कर लो कितने टाइम का देना और कितनी बार देना है। रेस्ट देने से बेटा वो आखिरी वर्किंग आवर में भी उतनी एफिशिएंसी से काम करता है जितने फर्स्ट वर्किंग आवर में करता है। क्लियर है बात बेटा? ये तो मानते होंगे ना, 8 घंटे अगर आप एम्प्लॉय को कहो 10 से बस 6 बजे तक खड़ा रहे और प्रोडक्शन करता रहे, सर आखिरी के 2-3 घंटे में आउटपुट आएंगे नहीं। चाहे वो खड़ा रहेगा बेटा, लेकिन आउटपुट उतना नहीं आएगा बेटा जितना आना चाहिए। क्लियर बात? फटीग स्टडी समझ में आई? एक बार फटाफट से रीड करके बताओ बेटा। अभी लास्ट टेक्निक मैंने एक सेकंड टेक्निक छोड़ी हुई है बेटा। लास्ट टेक्निक है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। बेटा सामने देखना जरा, ये टेक्निक समझनी पड़ेगी आपको। बेटा टेक्निक का नाम है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। बेटा आराम से पहले इसका मतलब समझ लो। पीस वेज क्या चीज होती है बेटा? बाबू देखो, एक चीज होती है, अगर आप एक एम्प्लॉय को कह दो यार तेरी सैलरी ना 30,000 रुपये महीना है, 30,000 रुपये पर मंथ तेरे को हम देते रहेंगे, ये तेरी सैलरी है। एक तो तरीका ये होता है सैलरी देने का। एक तरीका ये होता है बेटा कि तेरी सैलरी ना 400 रुपये पर यूनिट है, जितनी तो यूनिट प्रोड्यूस करेगा मल्टीप्लाइड बाय 400, इतने रुपए तेरे को हमारे से मिलते रहेंगे बेटा। बेटा इससे हम बोलते हैं पीस वेज। व्हेन योर वेजेस आर लिंक्ड विद द प्रोडक्शन, इसी को बोला जाता है पीस वेज सिस्टम। पहले बताओ पीस वेज का मतलब समझ में आया? बेटा टेक्निक बोलती है डिफरेंशियल पीस वेज। पीस वेज में डिफरेंस क्रिएट कर दो। कैसे समझना जरा बेटा। टेलर कहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर की 2 कैटेगरी हैं बेटा। एक वर्कर होते हैं एफिशिएंट वर्कर, और बेटा दूसरी कैटेगरी है इनएफिशिएंट वर्कर की। कहता है एफिशिएंट वर्कर वो वर्कर होते हैं बेटा जो स्टैंडर्ड अचीव करके देते हैं या अबव स्टैंडर्ड काम करते हैं। या तो बेटा आपका टारगेट अचीव करके दे रहे हैं, या बेटा टारगेट से भी ज्यादा काम कर रहे हैं। ऐसे सारे वर्कर बेटा एफिशिएंट वर्कर है। और बेटा कुछ वर्कर की कैटेगरी इनएफिशिएंट भी होती है बेटा। इनएफिशिएंट वर्कर वो जो बेटा बिलो स्टैंडर्ड काम करते हैं, जो बेटा कभी भी स्टैंडर्ड अचीव नहीं करके देते ऑर्गेनाइजेशन को, बेटा ऐसे वर्कर की कैटेगरी है इनएफिशिएंट वर्कर। टेलर कहता है इन दोनों के पीस वेज में डिफरेंस कर दो। एफिशिएंट वर्कर वो जो बेटा स्टैंडर्ड और अबव स्टैंडर्ड काम कर रहा है, कहता है इसको तो दो हाई पीस वेज। और बेटा इनएफिशिएंट वर्कर वो जो बिलो स्टैंडर्ड काम कर रहे हैं, कहता है इन्हें लो पीस वेज दो। एग्जांपल देता हूं बेटा और बड़ा क्लियर होगा आपको। बेटा किसी ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड आउटपुट डिसाइड हुआ 25 यूनिट, कि हर एम्प्लॉय को 25 यूनिट बनाकर जाने हैं बेटा। 25 यूनिट डिटरमाइन कर दिया एज स्टैंडर्ड आउटपुट। बेटा हाई पीस वेज डिसाइड हुई 200 रुपये पर यूनिट, और लो पीस वेज डिसाइड हुई बेटा 150 रुपये पर यूनिट। बेटा एक वर्कर जिसने 25 यूनिट बना दी, बेटा एक वर्कर वो है जिसने 25 यूनिट बना दी, ये वर्कर बेटा एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट? एफिशिएंट। क्यों? क्योंकि इसने स्टैंडर्ड अचीव किया। हर वो वर्कर एफिशिएंट है बेटा जिसने स्टैंडर्ड अचीव करके दिया या बेटा अबव स्टैंडर्ड काम किया। बेटा हमारा स्टैंडर्ड 25 यूनिट था, इसने पूरे 25 बनाए, तो ये एफिशिएंट वर्कर है। बेटा इसको हम क्या देंगे? एफिशिएंट वर्कर को हमेशा देनी है हाई पीस वेज। बेटा 200 रुपये पर यूनिट सैलरी देंगे, यानी कि बेटा इसकी एक दिन की सैलरी हो गई बेटा 5,000 रुपये। ठीक है। और बेटा एक वर्कर वो जिसने 24 यूनिट बनाई, बेटा ये वर्कर एफिशिएंट है इनएफिशिएंट? इनएफिशिएंट। हर वो वर्कर इनएफिशिएंट है बेटा जो बिलो स्टैंडर्ड काम कर रहा है, तो इसने स्टैंडर्ड अचीव करके नहीं दिया। 25 यूनिट हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट था, इसने बनाई 24, इसे हम क्या बोलेंगे? इनएफिशिएंट वर्कर। और टेलर ने क्या बोला था? एफिशिएंट वर्कर और इनएफिशिएंट वर्कर के डिफरेंस कर दो पीस वेज में। तो बेटा इसे हम क्या देंगे? लो पीस वेज देंगे। इसको हम देंगे बेटा 150 रुपये पर यूनिट।
बेटा इसको मिलेंगे दिन के 3600 रुपए। सर बहुत आराम से कंक्लूजन समझना बेटा, फेलियर टू मीट द टारगेट बाय जस्ट 1 यूनिट, सिर्फ 1 यूनिट तो कम बनाई उसने। फेलियर टू मीट द टारगेट बाय जस्ट 1 यूनिट रिजल्ट इन अ टोटल लॉस ऑफ ₹1400 टू हिम। 1 यूनिट कम बनाई, बस 1 यूनिट, कितना नुकसान हो गया? 1400 रुपए का नुकसान हो गया बेटा एक दिन का। कहता है ये 1400 रुपए पूरे दिन भर बेटा इस एम्प्लॉय को मोटिवेट करते रहेंगे कि आज मैं कुछ भी ना करूं तो 25 तो यूनिट बनाकर जाऊंगा ही जाऊंगा। क्योंकि बेटा अगर आपको लो पीस वेज मिलती है ना और किसी इंसान को हाई पीस वेज मिलती है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर देती है आपकी सैलरी में। बेटा किसी को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में आप ये टेक्निक इंप्लीमेंट कर दो, हर बंदा स्टैंडर्ड अचीव करके जाएगा। क्योंकि बेटा 1 यूनिट कम बनाने पर 1400 रुपए का नुकसान है। क्लियर है ना बात? तो साइंटिफिक बंदा है तो सोच भी देख लो बेटा कितनी साइंटिफिक चल रही है उसकी। क्लियर बात? समझ आई डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम? रीड करके बताना फटाफट से। बेटा सेकेंड नंबर पर टेक्निक लिखी गई है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। बेटा ये टेक्निक दो अलग अलग मुद्दों को टच करती है। स्टैंडर्डाइजेशन एक बिल्कुल अलग चीज है, जबकि सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल एक अलग चीज है। बाबू दोनों का मतलब आराम से समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क की, फिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क की। बेटा स्टैंडर्डाइजेशन से क्या मतलब है? बेटा टेलर कहता है हमें ऑर्गेनाइजेशन में हर चीज का स्टैंडर्ड फिक्स करना है। स्टैंडर्ड होना चाहिए मैन के लिए एज वेल एज मशीनरी के लिए। मैन का मतलब पता है ना इस पूरे चैप्टर में, कल भी बोली थी ये बात बेटा। मैं इस पूरे चैप्टर में जहां कहीं भी वर्ड यूज करूंगा पर्सन या बेटा वर्ड यूज करूंगा मैन, मेरा मतलब बेटा एम्प्लॉई से होगा। टेलर कहता है हर चीज के लिए स्टैंडर्ड होना चाहिए। स्टैंडर्ड होना चाहिए मैन के लिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए मशीनरी के लिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए रॉ मटेरियल के लिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए प्रोसेसेस के लिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए फिनिश गुड्स के लिए। बेटा सबसे पहले बात करते हैं स्टैंडर्ड होना चाहिए मैन के लिए, मशीनरी के लिए। हर एम्प्लॉय को बता दो हमारा स्टैंडर्ड ये है। अगर बेटा एम्प्लॉय स्टैंडर्ड अचीव नहीं करता तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन में बैठा रहेगा, घर नहीं जाएगा जब तक स्टैंडर्ड अचीव नहीं होगा। हर मशीनरी के लिए स्टैंडर्ड फिक्स कर दो। जब तक बेटा मशीनरी उतना आउटपुट नहीं बना लेगी तब तक मशीनरी बंद नहीं होगी बेटा, चलते रहने दो बेटा। हर मशीन के लिए स्टैंडर्ड, हर मैन के लिए स्टैंडर्ड, इवन रॉ मटेरियल के लिए स्टैंडर्ड। बेटा जब भी रॉ मटेरियल फैक्ट्री गेट पर आए, हर रॉ मटेरियल को चेक कर दो बेटा कि वो परफेक्ट हो शेप में, साइज में, कलर में, डायमेंशन में। अगर बेटा किसी में भी कोई शॉर्टकमिंग है वापसी भिजवा दो। बेटा इवन स्टैंडर्ड होना चाहिए फिनिश गुड्स के लिए। फिनिश गुड्स बनके जो तैयार हो बेटा एक जैसा होना चाहिए शेप में, कलर में, साइज में, डायमेंशन में। और बेटा होता है, हर बड़ी कंपनी बेटा स्टैंडर्डाइजेशन फॉलो करती है, ठीक है ना। हमेशा मैं बहुत सारे एग्जाम्पल देकर बताता हूं बेटा। आईफोन 13 एक देख लो, दूसरा देख लो, तीसरा देख लो, 3000 देख लो, सब सेम होंगे बेटा, कलर में भी, साइज में भी, डायमेंशन में भी, वेट में भी बेटा, हर चीज में सिमिलर। सर स्टैंडर्डाइजेशन अचीव हो रहा है कि नहीं हो रहा? मतलब टेलर बोलता है स्टैंडर्डाइजेशन इस एक्सटेंट तक होना चाहिए बेटा दैट इट प्रोड्यूसेस इंटरचेंजेबिलिटी। इंटरचेंजेबिलिटी का मतलब है बेटा अगर मैं फर्स्ट आईफोन को सेकंड से रिप्लेस कर दूं तो कोई ये ना बता पाए पहला कौन सा है दूसरा कौन सा है। इस लेवल का स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। मैं कहता हूं इस शेयर को देख लो, एक को देख लो इसकी जैसी, दूसरी देख लो, 20 पड़ी है, 20 को देख लो बेटा। कलर में सेम है बेटा, वेट में सेम है, डायमेंशन में सेम है, साइज में सेम है, कुछ भी नहीं बदला हुआ। सर हर कंपनी आज की तारीख में स्टैंडर्डाइजेशन के लिए भाग रही है। क्लियर? स्टैंडर्डाइजेशन क्या चीज होती है, ठीक है ना। और क्लैरिटी चाहते हो सुन लो बेटा। ये मेरे को नहीं पता, ये 20 साल पुराना होल्डर ना हो शायद, ठीक है ना। आज भी मैं कोई बेटा बल्ब खरीद के लाता हूं, किसी भी कंपनी का खरीद के ले आऊं, मैं फिलिप्स का ले आऊं, मैं विप्रो का ले आऊं, मैं हैवेल्स का ले आऊं बेटा, मैं बेटा बल्ब लगाता हूं फिट आ जाता है। क्यों? सर कहीं तो कोई स्टैंडर्डाइजेशन लिखा होगा ना बेटा, कहीं तो लिखा होगा कोई स्टैंडर्डाइजेशन।
बेटा मेरे फोन सैमसंग कंपनी का है, टाइप सी चार्जर लगता है बेटा, जरूरी है मुझे चार्जर बेटा सैमसंग का खरीदना है? 1000 कंपनियां चार्जर बनाती हैं बेटा, मैं किसी भी कंपनी का टाइप सी चार्जर उठाकर ले आता हूं बेटा, बिल्कुल फिट आता है मेरे फोन में। क्यों सर? कहीं तो स्टैंडर्डाइजेशन लिखा गया होगा ना। तो बेटा हर कंपनी स्टैंडर्डाइजेशन के लिए भाग रही है। समझ में? स्टैंडर्डाइजेशन का क्या मतलब है बेटा? बढ़े आगे बेटा, एक टर्म आती है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। बेटा इसके बाद हमारी टेक्निक खत्म हो जाएंगी यहां पर। बाबू बात करते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क की। सिंप्लीफिकेशन से क्या मतलब है बेटा? सिंप्लीफिकेशन से टेलर का मतलब है हर अनवांटेड चीज को एलिमिनेट कर दो। इट मे बी एनी साइज, इट मे बी एनी प्राइस, इट मे बी एनी क्वालिटी, इट मे बी एनी फैक्ट्री, इट मे बी एनी डायमेंशन, और भी बहुत कुछ हो सकता है। बेटा समझाने के लिए एक एग्जांपल कर। बाबू आपकी एक कंपनी है जो एक प्रोडक्ट बनाती है लैक्मे क्रीम, ठीक है? और बेटा ये क्रीम ना बेटा 4 अलग अलग साइजेस में आती है, 99, 399, 699 और 999, ठीक है? बेटा 999 वाली ना क्रीम बिकती नहीं और हर साल कंपनी को लॉस होता है इस क्रीम की वजह से। सर जबरदस्ती है क्या घसीटना? टेलर कहता है ऐसी चीजों को बंद ही क्यों नहीं कर देते आप? जबरदस्ती थोड़ी होता है चलाना। हर अनवांटेड चीज को एलिमिनेट करने की कोशिश करो, अपनी एक्टिविटी को सिंप्लीफाई करो। 999 वाली क्रीम बंद कर दो बेटा, अगर ये साइज ये प्राइस नहीं बिकता तो। बेटा आपकी कंपनी मैगी नूडल्स बनाती है, 40 रुपए वाला फैमिली पैक आता है, बहुत कम बिकता है बेटा। सर जबरदस्ती थोड़ी है, चलाना ही है, घसीटना ही है, बंद कर दो बेटा इसका प्रोडक्शन। सर आपकी कंपनी है नटखट बनाती है इन 2 वेरिएंट, एक वो जो येलो कलर की पैकिंग में आता है, एक वो जो ब्लू कलर की पैकिंग में आता है। ब्लू कलर वाली पैकिंग नहीं बिकती, जबरदस्ती थोड़ी है घसीटना, बंद कर दो। टेलर कहता है हर अनवांटेड चीज को एलिमिनेट कर दो, ठीक है ना? वो चीज जो बिक नहीं रही, वो चीज जो आपको नुकसान दे रही है, लॉस मेकिंग है बेटा, बंद कर दो। मेरे पास 4 फैक्ट्री है बेटा, 3 प्रॉफिट मेकिंग है, 1 लॉस मेकिंग है, जबरदस्ती थोड़ी है घसीटना बेटा, बंद कर दो ना। आप शैम्पू बनाते हो बेटा इन 6 वेरिएंट, 4 वेरिएंट बहुत बिकते हैं बेटा, 2 वेरिएंट में लॉसेस चल रहे हैं। सर किसने का घसीटने को? उन 2 क्वालिटी को बेटा बंद करो। तो टेलर कहता है आपको अपनी एक्टिविटीज को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करनी है। अगर आपका कोई प्रोडक्ट लॉस देता है, कोई साइज लॉस देता है, कोई प्राइस लॉस देता है, कोई क्वालिटी लॉस देती है, कोई डायमेंशन लॉस देती है, कोई फैक्ट्री लॉस देती है, बंद कर दो। जबरदस्ती नहीं होता इन चीजों को चलाना बेटा। समझ आया सिंप्लीफिकेशन क्या चीज है? ऑल क्लियर बेटा? आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाय बाय।